एक गांव में मिडिल क्लास सास शारदा और बहू रानी अनामिका रहा करती थी। वो दोनों ही श्री राम की भक्त थी। वो दोनों अपने घर के प्रार्थना कक्ष में बैठकर राम कोटि पुस्तक में श्री राम का नाम लिख रही होती है। ठीक उसी वक्त प्रसाद अंदर आते हैं और पूजा कक्षा में सास बहू को देखते हैं। सास बहू अभी राम भक्ति में व्यस्त है। अभी अच्छा समय है, अलमारी से मैं आराम से पैसे निकाल सकता हूँ। ऐसा सोचकर वो बेडरूम में जाते हैं। वहाँ रमेश अलमारी के सामने खड़ा था, पर उसे अलमारी में कहीं भी पैसे नहीं मिले। पैसे ना मिलने की वजह से उसका मुंह लटक गया। ये देखकर प्रसाद जल्दी से बेटे के पास आकर पूछने लगते हैं। बेटा रमेश, तुम्हें कुछ पैसे मिले क्या? नहीं पिताजी, ये सास बहू ना दोनों ही बहुत चालाक है। अब चूंकि हम कुछ करते नहीं है और बिना काम काज के सिर्फ पैसे उड़ाते हैं, इसीलिए ये छुपा के रखती है और ऐसे चालाकी से हमारी नजरों से छुपा के रखती है कि हम चाहे कितना भी ढूंढ ले हमें पैसे नहीं मिलते। तो अब हम क्या करें बेटा? मुझे भी पता नहीं क्या करना चाहिए पिताजी। कुछ पैसे अगर हम भूषण को देंगे तब जाके वो हमें थोड़ा सा जीने देगा। पर आज तो पिताजी हमें घर पे कुछ भी नहीं मिला। बाप बेटे के बीच इस तरह की बातचीत चली रही थी, तभी सास बहू वहाँ पे आ जाती है। बेटा रमेश, तुम्हें कुछ पैसे मिले क्या? नहीं माँ, लेकिन मुझे 10,000 दे दो ना, नहीं तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। आप हमेशा इस तरह की बातें क्यों करते हैं कि माँ पैसे दे दो नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा? आप लोग समझते क्यों नहीं? हम दोनों मिलके कितनी मेहनत करते हैं, तब जाके एक एक पैसे हम बचाते हैं। अगर ये थोड़ा भी समझते हमें तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। हमें अपनी सुरक्षा देखनी है, ऊपर से हमें अयोध्या भी जाना है, उसके लिए हमें कुछ पैसे भी बचा के रखने हैं। लेकिन शारदा, एक बात बताओ तुम कि वो पैसे कहाँ छुपाई हो? हमें पैसों की जरूरत है। चाहे कितनी भी विनती क्यों ना कर ले, हम वो बात आपको नहीं बता सकते क्योंकि हमें पैसों की जरूरत है। इतना कहकर बहू अनामिका को लेकर सासू माँ शारदा वहाँ से चली जाती है। बहुत परेशान होकर बाप बेटा मिट्टी के रास्ते होकर जाने लगते हैं। पिताजी, क्या आप पैसे वापस करने का सोच रहे हैं? वही सोच रहा हूँ बेटा, पर कुछ तरकीब नहीं सूझ रही है। आज हमने कहा था कि भूषण को पैसे देंगे, अगर नहीं दिया तो उससे हमें इसी तरह भागते फिरते रहना होगा। वो तो ठीक है पिताजी, पर अभी हम जा कहाँ रहे हैं? और कहा बेटा, गांव के अंत में एक पुराना नष्ट हो चुका गांव है, वहीं जाके हम रहेंगे। जब सारा गांव सो जाएगा तब हम वापस लौट आएंगे। कितने दिनों तक और पिताजी? हमारी अय्याशी वाली जिंदगी के खर्च के लिए जब तक पर्याप्त धन नहीं मिल जाते। पिताजी, जहाँ तक मुझे पता है भूषण इंतजार कर रहा होगा। अगर हम अभी जाकर कहे कि अभी भुगतान नहीं कर सकते तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि वो हम दोनों पर बहुत गुस्सा करने लगे। उसका गुस्सा शांत करने में ही भलाई है पिताजी। नहीं बेटा, और गुस्सा करेगा। वो कहेगा कि तुम लोगों की बातें सुन रहा हूँ तो तुम लोग लगातार टालते ही जा रहे हो। इससे वो और क्रोधित हो जाएगा कि समय पर हमने उसे पैसे दिए नहीं और वो हम पे वार करेगा। उनकी बातें चली रही थी, तब तक वहाँ पे गोविंद आ जाता है। उसे देखकर बाप बेटा बहुत घबरा जाते हैं। बाप बेटे कहाँ भाग रहे हो? अरे नहीं नहीं, कहाँ भाग के जाएंगे हम। एक व्यक्ति ने कहा था, उसी से हम पैसे लेने जा रहे थे। वही पैसा हमें भूषण को लौटाना भी है। कुछ भी कह सकते हो, मैं नहीं मानता, चलो अब। ऐसा कहकर उन्हें साथ लेकर वो वहाँ से जाने लगता है। सासू माँ शारदा एक चेयर पे बैठी थी और वो पैसे गिन रही थी। बहू अनामिका केला ले आकर दूसरे चेयर पे जाके बैठ जाती है। माँ जी, पहले ये फल खा लीजिए तो। खाती हूँ बहू, पहले मुझे इन पैसों को गिनने न दो, कहीं मैं भूल न जाऊं। ऐसा कहकर वो पैसे गिनने लगती है और उन्हें एक बक्से में रखने लगती है। अनामिका शारदा को खाने के लिए फल देती है और फिर दोनों बैठ के आराम से खाने लगते हैं। उसी दौरान भूषण एक चाबुक ले आकर प्रसाद और रमेश को पीटने लगता है। प्रसाद और रमेश दर्द बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से जोर जोर से रोने लगते हैं। बताओ, कब तुम लोग पैसे लौटाओगे और कितना लौटाओगे? अपनी अय्याशी के लिए तुम लोगों ने हमसे बहुत पैसे लिए हैं। बाबू, हमने जितने पैसे लिए हैं सब आपको लौटा देंगे।
हम पे भरोसा रखिए। हाँ भूषण बाबू, भरोसा रखिए। पहले बताओ कैसे पैसे चुकाओगे? ये तो कहना मुश्किल है कि कैसे चुकाएंगे, पर हम कुछ ना कुछ करके आपके पैसे जरूर चुकाएंगे। अगर थोड़ा भरोसा है तो हमें यहाँ से छोड़ दीजिए, नहीं तो यहीं बांध के हमें मार दीजिए। इस तरह कहने पे भूषण मारना बंद करता है और सोचने लगता है। ठीक है, कल तक के लिए मैं समय देता हूँ, तुम लोग जाओ। इस तरह कहने के बाद प्रसाद और रमेश बहुत ही कष्टों के साथ चलते हुए घर लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह सास बहू जल्दी से उठ के सर से नहा लेती है और फिर भगवान श्री राम के मंदिर के सामने बैठ के उनकी पूजा करने लगती है। हे प्रभु राम, हम अयोध्या आना चाहते हैं और आकर आपके मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं। बस आप इतना देख लेना कि कोई बाधा विपत्ति ना आए इस बात पे। हाँ प्रभु राम, आपके नाम का पहला अक्षर के साथ ही मैंने अपने बेटे रमेश का नाम रखा था। आप हमारे भगवान हैं, हमारे रक्षक हैं। हाँ माँ जी, चलिए हम राम कोटि किताब ले आते हैं और उसमें राम नाम लिखना आज ही से शुरू करते हैं। अच्छा ठीक है बहू। इतना कहकर सास बहू राम कोटि में राम नाम लिखने लगती हैं। उधर प्रसाद और रमेश पैसों का पैकेट लेकर खुशी खुशी भूषण के घर के तरफ चल के जा रहे होते हैं। सास बहू पूजा कक्षा में भगवान को चढ़ाने के नाम पे पैसे छुपा के रख रही है। लेकिन अगर सास बहू को पता चल जाता है कि वहाँ पे पैसे नहीं है तो क्या होगा पिताजी? जब तक हम पर गुस्सा रहेगा वो हम पर चिल्लाएंगे, फिर वो अपने जान पहचान लोगों से पूछेंगे। किसी को भी हमारे बारे में क्या पता, जो बताने जाएंगे कोई कुछ नहीं कहेगा। इन पैसों से फिर तो पिताजी भूषण का सारा कर्ज उतर जाएगा ना? हाँ बेटा, सब चुकता हो जाएगा, पर अब से हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। इस तरह बाप बेटा बातचीत करते हुए जा रहे होते हैं। उधर पूजा कक्षा में जब सास बहू को पैसे का डब्बा खाली दिखता है तो वो बड़े ही आश्चर्य हो जाती है। इस बात से दोनों को ही मन बहुत दुख होता है। वो दोनों रोने लगती है। मुझे सब पता है बहू, ये काम बाप बेटे ने ही किया है। अब हम क्या करेंगे सासू माँ? उन्हें जाकर हम कहाँ ढूंढेंगे? हमने सपना देखा था कि राम जी के मंदिर अयोध्या जाने का, वो हम कैसे करेंगे? इस तरह कहकर सास बहू बहुत दुखी हो रही थी। तभी वहाँ पे कमला आती है। शारदा मौसी, शारदा मौसी। उसकी आवाज सुन के शारदा जल्दी जल्दी अपना आंसू पोंछती है। शारदा मौसी, वहाँ राम मंदिर में सभी को हल्दी चावल बांटे जा रहे हैं। इस तरह कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। शारदा अनामिका दोनों ही प्रभु राम के मंदिर में जाती है। वहाँ पंडित जी सभी को पीला चावल दे रहे थे। क्या हुआ माँ? यहाँ सभी पीला चावल लेकर कितना खुश होकर घर लौट रहे हैं, पर तुम सास बहू इतनी दुखी क्यों हो? इस तरह पूछने पर शारदा अपना आंसू पोंछती है और फिर राम मंदिर अयोध्या जाने की पूरी कहानी बताती है, अपनी मनोकामना बताती है। अरे अरे, इसमें ज्यादा परेशान होने की कौन सी बात है? क्या कहे पंडित जी, अयोध्या जाने के लिए हम एक एक पैसे बचा के रखे थे। मेरा बेटा और पति ने उन पैसों को चुरा लिया। अब हम अयोध्या कैसे जाएंगे, आप ही बताइए ना पंडित जी। शारदा जी, कल एक बार फिर से आप लोग यहाँ आइए। यहाँ रामराज सोसाइटी के तरफ से मुफ्त में बस किया गया है अयोध्या ले जाने के लिए। मैं उनसे बात करूँगा ताकि वो आप लोगों को बस में लेकर जाए और आप लोगों का जो सपना था अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने का, वो भी पूरा हो जाए। इस तरह कहने पे सास बहू बहुत खुश हो जाती है और घर लौट आती है। घर वापस आकर देखती है कि बाप बेटा घर पर ही है। आपने जो गलती की है उसके लिए हमें गुस्सा नहीं है, बल्कि आप लोगों ने जो किया है वो भले के लिए ही किया है। कल हम सब अयोध्या राम के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तैयार हो जाइए। माफ कर दो शारदा, अब से हम अच्छे से रहेंगे। हमें बहुत अच्छे से सबक मिल गया है। अगर हम उधार लेते हैं तो हमें किस किस तरह की समस्या का संकट हो सकता है। अब से ऐसा नहीं करेंगे। हाँ अनामिका, तुम भी मुझे माफ कर दो। अयोध्या राम मंदिर के दर्शन के बाद मैं कुछ न कुछ काम करूंगा रोजी रोटी चलाने के लिए। बस जो काम मिल जाए मैं वही करूंगा। इस तरह विनती करने पे सासू माँ शारदा और बहू अनामिका उन्हें माफ कर देती है। अगले दिन सभी लोग मिलके मंदिर जाते हैं। रामपुर सोसाइटी के तरफ से बस वहाँ पे इंतजार कर रही होती है। बाप बेटा सास बहू सभी जाके बस में बैठ जाते हैं। रात में बस निकल जाती है
और फिर सुबह सुबह वो बस अयोध्या के राम मंदिर पहुंच जाती है। वहां जाके पूरा परिवार श्री राम जी का दर्शन करते हैं और इस तरह श्री राम जी का दर्शन करके उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और साथ ही साथ वो सभी एक साथ मिलकर खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। जय श्री राम। दिसंबर का महीना, कपकपाती ठंड, वो भी सुबह सुबह के 6 बजे। कुहारे को काटते हुए रमेश की कार बहुत ही तेजी से सड़क पे आगे बढ़ रही थी। शारदा जो कार के पीछे वाली सीट में बैठी थी वो थोड़ी असमंजस में थी और उनके पति जो उनके बगल में बैठे थे प्रसाद, वो आराम से सो रहे थे। बहू, तुमने बताया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं? अभी तक आपने कितनी दफे पूछा माँ जी, और मैंने कहा वहाँ पहुँचने के बाद बताऊंगी। आप इतना परेशान क्यों कर रही है? पिताजी की तरह आप भी आराम से सो जाइए ना। वो बात नहीं है बहू। तो आप मुझे गुस्सा मत दिलाइए। आपको तो अच्छे से पता है ना कि गुस्सा आने पे मैं क्या करती हूँ। बेटा रमेश, इस ठंड में, इस कुहारे में तुम लोग हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? कम से कम बता तो दो। माँ, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हें सब पता चल जाएगा, थोड़ा इंतजार करो। इस तरह कहता है और गाड़ी चलाने लगता है। शारदा बहुत ही असमंजस में रहती है। उसे सब कुछ संदेहजनक लगता है और फिर वो मन ही मन सोचने लगती है। बेटा रमेश इतना बड़ा अफसर, बहू अनामिका अमीर घर की लड़की, मैं और मेरे पति ही गरीब है। बहू पसंद नहीं करती है कि हम उनके साथ घर पे रहें। कहीं वो हमें सड़क पे ले जाके छोड़ तो नहीं देंगे। वो सोच ही रही थी कि अचानक से गाड़ी में तेज ब्रेक लगती है। रमेश और अनामिका दोनों ही ठंड से ठिठुरते हुए गाड़ी से नीचे उतरते हैं। चारों तरफ देखते हैं। उन्हें वहाँ से थोड़ी ही दूर पे एक छोटा सा गांव दिखता है। अनामिका, फिर से एक बार सोच लो अनामिका। कोई सिनेमा का डायलॉग नहीं दिया है मैंने फैसला लिया है और आपने कहा था उसमें आप साथ देंगे, तो दीजिए। कुछ भी हो, जन्म दिया है, वो मेरे माता पिता है। मुझे उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है। वो तो ठीक है, पर अब से मैं ही आपके साथ जिंदगी गुजारने वाली हूँ, आपका देखभाल करने वाली हूँ, आपको खुश रखने वाली हूँ और आप मेरी जिंदगी हो। इस बात से तो मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ अनामिका, लेकिन इतना दूर आकर इस छोटे से गांव में वो कैसे गुजारा करेंगे बताओ? फिर मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मैं उस पति के साथ नहीं रहना चाहती जो मेरी बातें ना सुने। इस तरह अनामिका गुस्से से कहती है। ठंड से कपकपाते हुए शारदा और प्रसाद गाड़ी से नीचे उतर आते हैं। देखते हैं बेटा बहू दोनों ही बहुत दुखी है। बेटा रमेश, मुझे पता है कि तुम और तुम्हारी पत्नी हम दोनों को इस छोटे गांव में रखने आए हो। तुम्हारी माँ को नहीं पता, मैं तुम्हारी माँ को बताऊंगा। तुम बहू से लड़ो नहीं। प्रसाद के इस तरह कहने पे शारदा बड़े ही आश्चर्य होकर रमेश को देखने लगती है। क्या बेटा, जो तुम्हारे पिताजी कह रहे सच है? उनसे पूछ के क्या फायदा माँ जी, आप मुझसे सीधा पूछिए ना। बताओ बहू। हाँ माँ जी, अब वो बहुत बड़े ऑफिसर हो गए हैं। बड़े बड़े गेस्ट अब हमारे घर में आने वाले हैं। आप लोग वहाँ रहेंगे तो लोग आप लोगों के बारे में पूछेंगे और हम ये नहीं कह सकते कि आप लोग नौकर हैं, है ना माँ जी? अनामिका जब इस तरह कह ही रही थी, शारदा उसकी बातों को काटकर कहती है, इसलिए तुम हमें हटाना चाहती हो और इतना दूर लेकर आई हो? हाँ माँ जी। क्योंकि तुम अनाथ थी, रिश्तेदार थी, तो सोचा कि घर पे ले आओ। तुम तो नागिन बन गई और हम सभी को डस रही हो। कभी नहीं पता था कि तुम ऐसा करोगी। अब आप समझ गई है ना, तो यही रहिए। इस तरह गुस्से से कहती है, फिर कार का डिक्की खोल के वहाँ से एक कवर निकाल के बाहर फेंक देती है। रमेश बिना कुछ कहे बस सर झुकाए खड़ा रहता है। शारदा प्रसाद ठंड से सड़क पे कांप रहे होते हैं। अनामिका रमेश गाड़ी में बैठ के घर की तरफ चले जाते हैं। शारदा और प्रसाद उस ठंड में कांपते हुए बड़े ही कष्टों के साथ उस गांव में जाके पहुंचते हैं। वहां गांव के बुजुर्ग शंभू से वो बात करते हैं, जो हुआ सब बताते हैं। ये सारी बातें सुन के, चिंता मत कीजिए, ऊपर वाले हम जैसे इंसान के साथ हैं। थोड़ी दूर जाने पे आपको एक मिट्टी का घर मिलेगा, वहां जाके बैठ जाइए, कुछ काम करके जीविका चलाइए। इस तरह कहने पे शारदा और प्रसाद हाथ जोड़ के उन्हें धन्यवाद कहते हैं और फिर अपना बैग लेके शंभू के घर से निकल जाते हैं। रमेश अनामिका घर लौट आते हैं। रमेश की नजर हॉल के सोफे पे जाता है,
देखता है कि उसके पिताजी प्रसाद वहां पर बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। पिताजी, ऐसा कहकर वो सोफे की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि पिताजी वहां पर नहीं है। फिर हताश होकर वो डाइनिंग टेबल की तरफ देखता है वहां पर उसकी माँ डाइनिंग टेबल पे बैठकर खाना खा रही है। रमेश बहुत खुश हो जाता है देखकर। इसी के साथ वो उत्साहित होकर कहने लगता है, माँ। रमेश हड़बड़ाकर डाइनिंग टेबल के पास आता है। देखता है वहां पे माँ नहीं है। वो दुखी हो जाता है। उसकी ये सारी हरकतों को देखकर अनामिका कहती है, क्या हुआ जी? सासू माँ ससुर जी को याद कर रहे हैं? हाँ अनामिका, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। इस तरह कहकर वहां से वो चला जाता है। अनामिका भी सोचते सोचते किचन में जाती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। ठंड का मौसम था। मिट्टी के घर में शारदा और प्रसाद बड़े ही कष्टों के साथ गुजारा कर रहे थे। उधर अमीर बहू रानी अनामिका घर के सामने आग जलाकर मजे से चिकन खा रही होती है। पर रमेश यही सोचता था कि पता नहीं उसके माँ पिताजी कैसे गुजारा कर रहे होंगे। एक दिन मिट्टी के घर में रह रही शारदा, जिसे बहुत तेज बुखार था, उसके लिए पति प्रसाद गर्मा गर्म दूध लेकर आते हैं। शारदा, शारदा, उठो शारदा, देखो मैं गर्मा गर्म दूध लाया हूँ, पी लो, तुम्हें थोड़ी ताकत मिलेगी। उसके बाद मैं डॉक्टर को बुला लाऊंगा। इस तरह कह ही रहे थे तभी 10 साल का हरीश उनके घर पे आता है। इस घर में कोई है क्या? आवाज सुन के प्रसाद देखने के लिए बाहर निकल आते हैं। हरीश कोई और नहीं, उनका खुद का पोता था। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और फिर उसे घर के अंदर ले आते हैं। आके शारदा को बताते हैं। शारदा खुशी से मानो बिस्तर पे उठ के बैठ जाती है। पोता साहब अब आए हैं, आप अपने दादा दादी से मिलने आए हैं। इतना कहकर वो खुशी से हरीश को चूमती है। हरीश भी बहुत खुश होता है अपने दादा और दादी को देखकर। पर वो यहाँ क्यों आए, कैसे आए, इन सारे बातों को लेकर हरीश सवाल करने लगा। दादा दादी, आप लोग इस गांव में क्यों रह रहे हैं? क्या तुम्हारे माँ पिताजी यहाँ पर लेकर आए हैं? नहीं दादी, हमारे स्कूल से हमें लेकर आए थे ये दिखाने के लिए कि गांव के लोगों का रहन सहन कैसे होता है, इसीलिए हम देखने के लिए इस गांव में आए थे। इस बीच मुझे प्यास लग गई, इसीलिए मैं आप लोगों के घर पे आया था पानी पीने। हमें यहाँ देखकर तुम्हारी प्यास बुझ गई ना बेटा? हाँ दादाजी, पर आप लोग यहाँ पे क्यों है? इस तरह पूछने पर वो सोच में पड़ गए कि क्या उन्हें अपने बेटे और बहू के बारे में सच बात बताना चाहिए या नहीं। असल में तुम्हारी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए डॉक्टर ने कहा था स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ हवा में रहने के लिए, इसीलिए हम लोग यहाँ आ गए। तुम किसी से मत कहना। ठीक है, आप लोगों ने जो कहा उस पे मैं भरोसा कर लेता हूँ। अपना ध्यान रखना दादाजी, अपना ध्यान रखना दादी। इतना कहकर वहाँ से वो चला जाता है। फिर एक दिन 10 साल का पोता हरीश अपने घर हॉस्टल से लौट आता है। घर पे आके उसे कहीं भी दादा दादी नजर नहीं आते हैं। डैडी, मैंने पूरा घर छान लिया पर मुझे कहीं भी दादा दादी नहीं दिखे, कहाँ गया है वो? मुझे नहीं पता बेटा, तुम्हारी माँ ने शायद कहीं भेजा होगा, जाके अपनी माँ से पूछो। बताओ माँ, दादा दादी कहाँ गए हैं? कहाँ है वो अभी? असल में बेटा, तुम्हारे दादा दादी तीर्थ यात्रा में गए हैं, देवी देवताओं के दर्शन करके लौट आएंगे। जाने से पहले वो कह कर गए हैं तुम मन लगा के पढ़ाई करना और बहुत बड़ा अफसर बन जाना। इसका मतलब माँ, तीर्थ यात्रा के लिए छोटे छोटे गांव भी होते हैं इस जंगल के बगल वाला गांव में? हरीश की बातें सुन के अनामिका और रमेश आश्चर्य हो जाते हैं। स्कूल की तरफ से हमें गांव लेकर जाया गया था, वहाँ पे परिवेश कैसा होता है, माहौल कैसा होता है, ये सब दिखाने के लिए, लोग वहाँ पे कैसे रहते हैं ये दिखाने के लिए। समझ गई बेटा, वहाँ पे तुमने अपने दादा दादी को देखा और वो तुम्हें देखते ही सारे बकवास कर दिए, है कि नहीं? नहीं माँ, दादा दादी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बस इतना कहा था कि डॉक्टर ने उन्हें यहाँ रहने को कहा है। पर आपने तो कहा कि वो तीर्थ में गई हुई है, वहाँ दादी तेज बुखार से मानो तड़प रही है। उसकी बातें सुन के रमेश अपने माता पिता के लिए बेचैन हो उठता है। देर ना किए वो जल्दी से अपना गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाता है। घर पे हरीश अनामिका से कहता है, माँ,
कल के दिन मैं भी अच्छी पढ़ाई लिखाई करके अगर अच्छा ऑफिसर बन गया और फिर। हरीश कह ही रहा था कि उसकी बातों को काटते हुए अनामिका कहती है, नहीं नहीं बेटा, मैं ही वजह हूँ जो तुम इस 10 साल की उम्र में ये सब बातें सोच रहे हो। अपनी गलती समझ में आ गई। इस तरह कहकर अनामिका को बहुत बुरा लगता है। रमेश उधर गांव में जाके शारदा और प्रसाद दोनों को घर वापस ले आते हैं। दरवाजे के पास अनामिका खड़े होकर, आइए माँ जी, आइए पिताजी, इस तरह वो प्यार से बुलाती है। फिर सभी लोग सोफे पे बैठकर, मैं डॉक्टर साहब को बुलाता हूँ। इतना कहकर रमेश तुरंत फैमिली डॉक्टर को फोन लगाता है। डॉक्टर साहब अरविंद वहां तुरंत आ जाते हैं, दोनों की जांच करते हैं, दवाइयाँ लिख देते हैं। तब से अनामिका सभी का ख्याल रखने लगती है और सभी लोग खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।